हेलो बच्चों। आज अपन जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उसकी प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। और इस प्रैक्टिस सेट में अपन बात करेंगे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, फिर उसके बाद बात करेंगे एनसीईआरटी की क्वेश्चंस की, फिर कुछ पुराने की एग्जाम्स में आए हुए डिफरेंट जो जगह से है एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी हम बात करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज रिप्लेनिश्ड बाय नेचर ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। समय कम लग रहा है और वो क्या हो रहे हैं, रिप्लेनिश हो रहे हैं। रिप्लेनिश मीन्स रिन्यू हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? रिन्यू हो रहे हैं। अगर रिप्लेनिश और रिन्यू हो पा रहे हैं कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो हम जानते हैं उनको तो रिन्यूएबल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम उनको? रिसोर्सेज को रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। तो ये तो पता ही होगा। नॉन रिन्यूएबल जो है रिन्यू नहीं हो पाते हैं उनको नॉन रिन्यूएबल। जिनमें लाइफ होती है वो बायोटिक होते हैं, जो किसी एक देश के द्वारा कंट्रोल होते हैं या किसी एक जने के द्वारा, किसी इंडिविजुअल प्राइवेट के द्वारा कंटिन्यू होते हैं, वो इंडिविजुअल होते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर और हैव अ लाइफ। लाइफ तो किस में होती है? बायोटिक में तो होती है यार। अगर जिनमें लाइफ नहीं होती, मैं पहले क्लास में बता चुका हूं कि जिसमें लाइफ होती है वो बायोटिक, जिनमें लाइफ नहीं होती अबायोटिक। तो सिंपल, जिनमें लाइफ होगी वो कौन सी होगी? बायोटिक। प्लांट, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, ये सब किस में आएगी? बायोटिक में आएगी। ठीक है। नेक्स्ट, what are what is the term for the resources that are found in a region but have not been utilized due to lack of technology? मतलब हमारे पास में डेवलप्ड हो चुके हैं बट अपने पास में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस रिसोर्सेज को यूज कर सकें। मतलब यू नॉट बीन यूटिलाइज्ड ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी की वजह से डेवलप्ड तो हो चुके हैं बट वो हम उसको यूज नहीं करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? डेवलप्ड रिसोर्सेज। क्या कहेंगे? डेवलप्ड रिसोर्सेज। नेक्स्ट, कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। जो इंडिविजुअल किसी एक जने के द्वारा ही गवर्न होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज के एग्जाम पब्लिक पार्क तो सरकार चलाती है, ग्रेजिंग ग्राउंड भी ज़्यादातर गवर्नमेंट ही चलाती है। यूवर ओन हाउस, किसी घर के जो है रोड सड़क भी सरकार बनाती है ज़्यादातर। तो हम कहें कि जो यूवर ओन हाउस है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि इंडिविजुअल के द्वारा ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी ओवन रिसोर्सेज। किसी कम्युनिटी के द्वारा, मतलब बहुत सारे लोग मालिक हो सकते हैं। अ फार्मर्स वेल, हो सकता है किसान का कुआं। अ कार ओवन बाय अ फैमिली, ये नहीं हो सकता, ये तो केयर प्राइवेट होगी। पिकनिक का स्पॉट, ये भी कम्युनिटी। ऑयल फील्ड, ये भी सरकार ही रखती है। ज्यादातर किसान का कुआं, फार्मर्स वेल। हाँ, एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी ओवन, ओवल फील्ड, पिकनिक स्पॉट्स, हाँ यही होना चाहिए। फैमिली वाला तो कम्युनिटी नहीं होगा, यही होगा कि एक किसान का कुआं है, उसको ज्यादातर सारे ही लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। बट इससे बेटर एग्जाम्पल इसमें पिकनिक स्पॉट आएगा बेटा। क्या आएगा इसमें? पिकनिक स्पॉट आएगा। क्यों आएगा पिकनिक स्पॉट? क्योंकि वहां पर सभी लोग घूमने जाते हैं, कम्युनिटी से ओवन होते हैं। ठीक है। वो किसी के इंडिविजुअल नहीं होते हैं। रिसोर्सेज आर बिलोंगिंग टू नेशन नॉन एज द नेशनल रिसोर्सेज। किसी एक देश से कनेक्टेड जो होते हैं वो नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड द 200 नॉटिकल माइल्स में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है उसके बाहर की तरफ के जो रिसोर्सेज होते हैं, बिलोंगिंग टू विच कैटेगरी? बियॉन्ड बोल रहा है 200, तो इंटरनेशनल। बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स क्या होते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्सेज। में बात बता भी चुका हूँ। नॉटिकल माइल्स, एक नॉटिकल माइल्स बताओ कितना होता है? कमेंट करके बताओ जल्दी से। 1.875 किलोमीटर जो है वह 1 नॉटिकल माइल्स के बराबर होता है। तो ये 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड का जो एरिया है वो किस में आएगा?
किस में आएगा वो? इंटरनेशनल में। ठीक है। नेक्स्ट, ये देर इज एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, देर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। ये किसका है? ये तो अपने महात्मा गांधी जी का है। और ये किससे कनेक्टेड है? रिसोर्सेज के कंजर्वेशन से। हाँ, रिसोर्सेज को बचाना है ना हमें, तो यही रिसोर्सेज के कंजर्वेशन से रिलेटेड ही क्या दिया हुआ है कि देयर इज इनफ रिसोर्सेज फॉर एवरीबडी नीड। और कोटेशन किसकी है ये? महात्मा गांधी जी की। किसकी है बेटा? महात्मा गांधी जी की। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंटरनेशनल सबमिट हुई थी जून 1992 में। कब हुई थी? जून 1992 में हुई थी। कहाँ हुई थी? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। तो ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर, और इसमें 100 ऑफ कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, और ये पहली इंटरनेशनल सबमिट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रियो डी जेनेरियो ब्राजील की जो अर्थ सबमिट है, जो पहली अर्थ सबमिट है, उसका ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन देखो, टू डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग इश्यू, नहीं। टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो हो सकता है। पहले दूसरी चीज देख लो कि टू प्रमोट मिलिट्री अलायंस, ये तो है ही नहीं। तो टू एस्टेब्लिश अ न्यू इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, ये नहीं है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था किसमें? अर्थ समिट में। और भी थे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हो, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड बात करनी हो, बट ये सबसे मेन जो था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह है कि एजेंडा 21 जो है वो क्या है? एक ग्लोबल वार्मिंग ट्रीटी, नहीं। एक डिक्लेरेशन है जिसको किस में अडॉप्ट किया था? रियो सबमिट में। और उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना था। मैं पिछले क्वेश्चन में इसीलिए टिक नहीं कर रहा था क्योंकि एजेंडा 21 रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिलेटेड टू द फर्स्ट अर्थ सबमिट। बट यहाँ पर हम कि दोनों ही ऑप्शन ही नहीं है, तो हम किससे रिलेटेड टिक करेंगे? डिक्लेरेशन है। किसका डिक्लेरेशन है मुझे ये बताओ, जल्दी बताओ। किसका डिक्लेरेशन है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट का डिक्लेरेशन है। ठीक है, चलो। व्हाट इज द फॉलोइंग फर्स्ट स्टेज टू रिसोर्स प्लानिंग? रिसोर्स प्लानिंग की मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कितनी स्टेप है? 3 स्टेप है। तो उन 3 स्टेप में से पहली स्टेप आइडेंटिफाई कर लो। क्या करोगे? आइडेंटिफाई कर लो, फिर उसमें यूज कर लो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, और उसको नेशनल डेवलपमेंट प्लान से क्या कर दो? मैच कर दो। तो पता करो, इवॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी, ये तो सेकंड है भाई। आइडेंटिफाई इन्वेंट्री रिसोर्सेज अक्रॉस द कंट्री, हाँ आइडेंटिफाई करेंगे, पहली है। मैच करेंगे, ये थर्ड है। एक्सप्लॉइटेशन, तो ये तो प्रॉब्लम है। तो कौन सा आएगा? आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी एग्रीकल्चर ईयर अ लैंड लेफ्ट फॉर विदाउट कल्टीवेशन टू बी टर्म्ड एज अ कल्चरेबल। देखो, कल्चरेबल, हम जब लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न को देखा हमने, तो उस टाइम पे देखा कि जो कल्चरेबल जो वेस्ट लैंड है, वो कल्चरेबल वेस्ट लैंड कब कन्वर्ट होती है? देखो, पहली बात अपन फेलो लैंड की बात करते हैं थोड़ा सा। किसकी बात करते हैं? फेलो लैंड क्या होती है? जब अपन एक जमीन को 2 या 3 साल तक खेती कर लेते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। जब न्यूट्रिएंट्स ही खत्म हो गए तो हम क्या करते हैं? उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं कि यार 2-5 साल छोड़ देंगे तो क्या होगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाएंगे। तो करंट फेलो लैंड, कौन सी लैंड? करंट फेलो लैंड ऐसी जमीन होती है जिसको 1 साल से भी कम के लिए हमने छोड़ा है, या इसी साल एक एग्रीकल्चर ईयर में छोड़ा है। अदर देन करंट फेलो लैंड, अदर देन करंट फेलो लैंड, ये होती है 1 साल से 5 साल। जब हम 5 साल से ज्यादा के लिए उस जमीन को छोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है? कल्ट्रेबल लैंड या बंजर बन जाती है। और ये समझो कि उसमें बड़े बड़े पेड़ पौधे ग्रो हो जाते हैं, तो हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो मोर देन 5 ईयर आएगा। क्या आएगा? मोर देन 5 ईयर। आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया लैंड अंडर द
प्लेन्स, ये लैंड यूटिलाइजेशन पूछ रहा है, लैंड एज ए रिसोर्स पूछ रहा है। तो इसमें हमारे जो सीधा अगर आंसर बता दूं मैं, तो तुम कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या है। कि मैं पहले डिफाइन कर लेता हूँ कि तीन जो है लैंड एरिया पर तीन तरीके की चीजें दिखेगी आपको। एक दिखेगा प्लेन एरिया, एक एरिया दिखेगा आपको माउंटेन्स वाला एरिया। क्या दिखेगा? माउंटेन्स वाला एरिया। एक एरिया दिखेगा आपको प्लेट्यू वाला एरिया। क्या दिखेगा? प्लेट्यू वाला एरिया। तो इस प्लेन वाले एरिया की बात करें तो ये वाला जो एरिया है वो तो है 43%। मिडिल वाला माउंटेन्स वाला, इसको मैं तो मिडिल से याद रखता हूँ, तुम कर सकते हो कि मिडिल में एम आएगा 30%, और बीच में लास्ट में बचा हुआ है 27%। तो ये है कंट्रीब्यूशन लैंड कवर का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। पहला ही क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो कब आई थी? 1952 में। ये कहती है, कब आई थी? 1952 में। और ये कहती है, ये कहती है कि फॉरेस्ट कवर होना चाहिए 33%। कितना परसेंट होना चाहिए? 33%। बट एक्चुअल में इंडिया में पता है कितना है फॉरेस्ट कवर? 23.3%। 2014 और 15 का जो रिपोर्ट है उससे तो कितना है? 23.3%, जो बहुत कम है। तो इस जोग्राफिकल एरिया शुड अंडर द फॉरेस्ट कितना होना चाहिए? 33, बट एरिया कितना है? 23। तो सोचने वाली बात है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लैंड डिग्रेडेशन प्राइमरीली कॉज्ड बाय ओवर इरिगेशन। ये कुछ प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स की अपन बात करते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम कहाँ पर है। देखो, अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, पढ़ाई लिखाई। अरे जानवर नहीं रे, ऐसे नहीं बोलते रे। तो क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या में बात करूं तो यहाँ पर है ओवर ग्रेजिंग की समस्या। किसकी समस्या है? ओवर ग्रेजिंग की समस्या है। राजस्थान के साथ में किसकी है? गुजरात की। कि जानवर ही इतने हैं और एनिमल्स इतने हैं कि वहां पर अगर किसी खेत में जानवर ज्यादा चले जाते हैं तो वो क्या हो जाती है? बिल्कुल बंजर बन जाती है। फिर आती है डिफोरेस्टेशन की समस्या। ये डिफोरेस्टेशन, ये पेड़ों को कहाँ काटा जाता है? माइनिंग के लिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यहाँ पर है। छत्तीसगढ़ में भी है, झारखंड में भी है। और वहां पर मेन बट क्या है? ओवर माइनिंग की। वहां पर मेन समस्या क्या है? ओवर माइनिंग की। ठीक है, कहाँ पर है ये? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में। और पंजाब में किसकी है? ओवर इरिगेशन की। पंजाब में किसकी है? ओवर इरिगेशन की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। माइनिंग एक एक्टिविटी है जो बहुत बड़ी समस्या है। सोचो कहाँ की ये माइनिंग एक एक्टिविटी है जो बहुत बड़ी समस्या है, कहाँ की? बताओ मुझे। चलो, माइनिंग एक एक्टिविटी है, सीवियर लैंड डिग्रेडेशन कर रही है, लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। कहाँ पर आएगी ये? उड़ीसा में भी है, क्योंकि उड़ीसा में भी बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जो कोल और पेट्रोलियम के लिए फेमस है, या ये कह सकते हैं कोल और स्टील के लिए फेमस है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उड़ीसा। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात कर रहा है बेटा। किसकी बात कर रहा है? छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात कर रहा है। तो इसीलिए हम इसको आंसर टिक करेंगे। ठीक है, चलो। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन स्टेट? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ये गुजरात और राजस्थान आ गया, तो यहाँ पर तो मैं अभी बात कर भी रहा हूँ। क्या है? गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ये तो नहीं करने अपने को याद, ये याद कर लो कि राजस्थान और गुजरात में क्या है सबसे बड़ी समस्या? राजस्थान, गुजरात, इसमें समस्या है ओवर ग्रेजिंग की। बताओ यहाँ पर। ओवर इरिगेशन पंजाब में, ओवर माइनिंग छत्तीसगढ़ और झारखंड में, और ओवर ग्रेजिंग राजस्थान और गुजरात में। ठीक है, चलो। कि हाउ मेनी इंडस्ट्रीज इफ्लुएंट, इंडस्ट्री इफ्लुएंट मतलब इंडस्ट्री का वेस्ट, और वेस्ट कंट्रोल प्रिवेंट द लैंड डिग्रेडेशन एंड वाटर डिग्रेडेशन। कैसे इंडस्ट्री के इफ्लुएंट को और वेस्ट को हम
प्रिवेंट कर सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन को, और वाटर डिग्रेड होने से कैसे बचा सकते हैं बताओ? बाय डिस्चार्जिंग देम डायरेक्टली इनटू द रिवर, नदियां ही खराब हो जाएगी यार डायरेक्ट फेंकोगे तो। बाय ट्रीटिंग देम बिफोर द डिस्चार्ज, ये तो थोड़ा फिर भी सही है। इंक्रीजिंग वॉल्यूम, अरे ज्यादा बढ़ाओगे तो और भी ज्यादा समस्या। स्टोरिंग देम इनफाइनाइटली, ये तो कहाँ स्टोर, क्या जमीन खराब नहीं होगी क्या? तो हम क्या करेंगे, इनको पहले एक प्रॉपर डिस्चार्ज मैनेजमेंट करेंगे। क्या कहेंगे हम, इनका डिस्चार्ज मैनेजमेंट करेंगे, जिसको कहते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्सरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी में हम बड़े बड़े जो पत्थर है उनको अलग कर लेंगे मैकेनिकल में, फिर बायोलॉजिकल कर लेंगे थोड़े बैक्टीरिया के थ्रू से, फिर कुछ केमिकल्स डाल के उसको क्लीन कर लेंगे। तो ये कुछ ट्रीटमेंट है जो एनटीपीसी जो है वो गाइडलाइन जारी करती है, कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए वो कर सकते हैं। ठीक है, चलो। वाट टाइप ऑफ सोइल इज मोस्ट वाइडली स्प्रेड, भारत में सबसे ज्यादा मिलने वाली मिट्टी पूछिए। भारत में सबसे ज्यादा मिलने वाली मिट्टी कौन सी है बेटा? भारत में सबसे ज्यादा मिलने वाली मिट्टी तो नॉर्दर्न प्लेन में जो मिट्टी मिलेगी वही मिलेगी क्या? भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी मिलेगी कौन सी? एलुवियल सोइल कौन सी मिलेगी? ये डेल्टिक रीजन में भी मिलती है। कहाँ पर भी मिलती है ये? डेल्टिक रीजन में भी मिलती है। और डेल्टिक रीजन ऑफ ये ईस्टर्न प्लेन है, इसमें भी कौन सी सोइल मिलेगी? एलुवियल सोइल मिलेगी। काली मिट्टी कहाँ मिलेगी? ये वाला जो मालवा और मालवा वाला प्लेटू है, सौराष्ट्र गुजरात है, राजस्थान में भी है। तो ये यहाँ पर कौन सी मिलेगी हमें? ब्लैक सोइल मिलेगी। ये एलुवियल सोइल है। रेड और येलो सोइल तो जी इसमें तो उड़ीसा ध्यान रख लो आप। रेड और येलो सोइल में तो रेड कलर तो आयरन की वजह से, और येलो हाइड्रेटेड फॉर्म की वजह से। लेटेराइट लेटी हुई है नीचे की तरफ, कहाँ लेटी हुई है? काजू बादाम। तो काजू बादाम कहाँ होंगे? केरला में, तमिलनाडु में। तो लेटेराइट सोइल लीचिंग से बनेगी नीचे की तरफ, हम देखेंगे इसको तो। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? एलुवियल सोइल। विच सोइल इज नोन एज द रेगुर सोइल, कौन सी सोइल है ये? रेगुर सोइल है, जो किसके लिए फेमस है? कॉटन के लिए फेमस है। तो इसको नाम ही ब्लैक कॉटन है। नाम ही क्या है? ब्लैक कॉटन है। और ये लावा से, बेसाल्ट लावा से बनी है। और बेसाल्ट लावा से बनी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ब्लैक कॉटन। और ब्लैक कॉटन कहाँ मिलेगी ये मैं बता चुका हूँ, कहाँ मिलेगी? ये वाला जो रीजन है, सौराष्ट्र गुजरात वाला रीजन, मध्य प्रदेश वाला रीजन, मालवा वाला और महाराष्ट्र वाला रीजन। ये महाराष्ट्र वाला रीजन तीन ध्यान रखो, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इनमें क्या मिलेगी हमें? ग्रेगोर सोइल मिलेगी। द सोइल दैट डेवलप्ड अ क्रिस्टलाइन इग्नियस, अभी तो बता रहा था यार। आयरन की वजह से, लोहे की वजह से, आयरन की वजह से जो मिट्टी बनेगी वो कौन सी मिट्टी बनेगी? वो बनेगी कौन सी? लाल कलर की। लोहा तो लाल ही होता है, उबाल के देखना भैया, लाल लपटें निकलेगी। और हाइड्रेटेड फॉर्म की वजह से कौन सी बनेगी? हाइड्रेटेड फॉर्म की वजह से कौन सी बनेगी? येलो। ब्लैक सॉइल किसकी वजह से बनती है? बेसाल्ट लावा, जमीन से लावा निकलता है। एलुवियल सॉइल डिपोजिशन से। लेटेराइट लीचिंग से, इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेन। इंटेंस लीचिंग ड्यू टू एंड हाई टेम्परेचर एंड क्या बात करें, हाई हेवी रेनफॉल। इसकी वजह से क्या बनती है? लेटेराइट सोइल। तो इसका तो आंसर क्या आ जाएगा? रेड और येलो सोइल। लेटेराइट लेटी हुई है भैया, कौन सी है? लेटेराइट को तो लेटिन शब्द है लेटर, लेटिन शब्द है लेटर, उसका मतलब होता है ब्रिक्स। और कौन सा शब्द है? लेटर, उसका मतलब क्या होता है? ब्रिक्स क्या होता है? और मतलब एल ध्यान रख सकते हैं, क्या ध्यान रखोगे? लेटेराइट, लेटिन वर्ड, लीचिंग, लेटर वर्ड, और इससे क्या बनेगी? ब्रिक्स होता है इसका मतलब। और किसके लिए? कैसियू नट के लिए, काजू के लिए, बादाम के लिए फेमस है। और दोनों ही हाई होने चाहिए। हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल होगी तो उससे क्या होगी?
लेटेराइट सोइल बनेगी। लेटेराइट सोइल साउथ में मिलती है। कहाँ मिलती है? यहाँ पर पहाड़ों में जब बहुत तेज पानी बहता है ना और टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ये बनती है। मेनली ये मिलती है नीलगिरी में। कहाँ मिलती है बेटा? नीलगिरी हिल्स में। ठीक है, चलो। विच सॉइल टाइप इज जनरली सैंडी। सैंडी मतलब सैलाइन मान रहा है ये। सैंडी मतलब रेतीली, और सैलाइन जो नेचर की है। रेत कहाँ है? रेत कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में तो कौन सी मिट्टी मिलनी चाहिए? एरिड सॉइल। कौन सी सॉइल मिलेगी? और ये रेड टू ब्राउन कलर की होती है, और ये इसमें सोल्ट कंटेंट ज्यादा होता है। क्या होता है बेटा? सोल्ट कंटेंट ज्यादा होता है, नमक है, खारा पानी होगा। सामर लेक राजस्थान की, मतलब भारत की सेकंड लार्जेस्ट लेक, जिसमें भारत का 8.7% नमक है, वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? सामर लेक से। लोग घूमने जाते हैं यहाँ पर। तो एरिड सोइल राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डिन्यूडेशन, डिन्यूडेशन मीन्स होता है कटना, ऑफ द सॉइल कवर, ऊपर का हटना। मतलब अगर सॉइल का मेन ऊपर का कवर हट गया है, सब वॉशिंग डाउन या दूर हट गया है, तो इसको तो इरोजन कहते हैं ना। भाई ये मिट्टी है, अगर ये मिट्टी दूर से ऊपर की तरफ से हट गई है, रिमूव हो गई है, और कुछ सेंटीमीटर की लेयर रिमूव हो गई है, तो उसको क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल को बचाना कंजर्वेशन है। टेरेस कल्टीवेशन देखेंगे, सॉइल इरोजन को रोकने का एक तरीका, जो पेड़ों को, पहाड़ों को अपन स्टेप्स में काट देते हैं। अफोरेस्टेशन, पेड़ लगा लो, तो उससे अपन सॉइल कवर थोड़ी हो जाएगी। विच इज टर्म नोन एज द प्लगिंग अलोंग द कॉन्ट्योर लाइंस। देखो, सॉइल को इरोड करने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे ये खेत है, इस खेत में क्या कर दो? कॉन्ट्योर्स बना दो इधर की तरफ, तो इधर की मिट्टी उड़कर क्या नहीं आएगी? इधर नहीं आएगी। जैसे पानी बहकर दूसरे के खेत में नहीं जाएगा, तो उसको कहते हैं कॉन्ट्योर प्लगिंग। क्या कहते हैं? स्ट्रिप क्रॉपिंग। जैसे हम एक खेत को स्ट्रिप्स में कर लें, इस तरीके से स्ट्रिप में काट लें, और इसको हम लॉक कर दें और इसमें खेती करें। इसको लॉक कर दें और इसको खेती करें, तो इसको बोलते हैं। फिर एक अगर मिट्टी उड़कर दूसरे के खेत में नहीं जाए, तो हम यहाँ पर एक लाइन के अंदर, रोक के अंदर पेड़ लगा देते हैं, तो इसको कहते हैं शेल्टर बेल्ट। क्या कहते हैं? शेल्टर बेल्ट। वैसे शेल्टर बेल्ट सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करने का एक तरीका है। सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज्ड करने का एक तरीका है। ठीक है, चलो। विच ऑफ मेथड, ऐसा कौन सा मेथड है जो कटिंग स्टेप्स ऑन द स्लोप्स? अच्छा, ये तो क्या कर रहा है कि पहाड़ों को स्टेप्स में, स्लोप्स में काट रहा है इस तरीके से। अगर इस तरीके से पहाड़ को हम स्टेप्स में काटते हैं और एक अलग से खेती करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? टेरेस कल्टीवेशन। क्या कहा जाता है? टेरेस फार्मिंग या टेरेस कल्टीवेशन। ये उत्तराखंड में, कहाँ पर? मेनली तो उत्तराखंड में, बट ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालय में। क्या ध्यान रखना है? ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालय में। ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालय में। ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 पे आ गए अपन। व्हाट आर द रो? ये देखो, एक लाइन में कतार में पेड़ों को लगाना। ये सैंड ड्यून्स की मिट्टी उड़कर नहीं जाए, इधर की मिट्टी इधर नहीं उड़े, तो इसको एक रो बना देते हैं कि हवा के जो फोर्स है, हवा के फोर्स को कम करती है। विंड जो है, वो विंड के जो फोर्स है उसको कम करती है। तो ये तो एक शेल्टर बेल्ट हो गई। क्या हो गई? शेल्टर बेल्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट। Which type of erosion is caused by the running water cutting through the clay soil and making deep channel? देखो, ये पानी बह रहा है। जब ये पानी बह रहा है, तो बहते बहते गड्ढे कर गया, बड़े बड़े गड्ढे। तो इनको तो चंबल के डाकू ध्यान रखना रे। क्या ध्यान रखना? चंबल के डाकू किस में रहते हैं? बीहड़ों में रहते हैं। बीहड़ों, बीहड़ जानते हो क्या? बीहड़ कोटा बूंदी में, और इधर की तरफ है धौलपुर करौली में, है ना? कहाँ पर है ये? धौलपुर
करौली में है, मतलब ये राजस्थान में है रे भैया। तो बियर्ड मीन्स होता है रेविनेज। रेविनेज मतलब बड़े बड़े गड्ढे, जो क्या हो जाते हैं, पानी जब बहुत तेज बहता है, तो चंबल रिवर में जब फ्लड आता है ना, तो वो बहुत तेज पानी को ऐसे गड्ढे कर देता है, डिनुडेशन क्रिएट कर देता है, तो उसको कहते हैं गलियां। क्या कहते हैं? गलियां या रेविनेज। और ये तो ये गली इरोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्री ऑन अ लार्ज स्केल फॉरेस्ट कवर? पेड़ लगाना क्या कहला रहा है? अफोरेस्टेशन। ओवर डिफोरेस्टेशन, पेड़ों को काटना। धीरे धीरे जो फर्टाइल लैंड है अगर वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो रही है तो डेजर्टिफिकेशन। पेड़ लगाना क्या कहला रहा है? अफोरेस्टेशन, जो सॉइल इरोजन को रोक सकता है एक। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये अपन ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात की है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन लेकर आएंगे वो एनसीईआरटी का क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के ही होंगे। थैंक यू।